आज हमारे साथ उपस्थित हैं लोकसभा क्षेत्र फरीदकोट से सांसद श्रीमती परमजीत कौर जी गुलशन। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनके क्षेत्र के लोगों की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और इनकी क्या प्राथमिकताएं। तो फरीदकोट के लोगों की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं और उनकी काम के प्रति, उनकी आशाओं के प्रति आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए काशीष जी, मैंने 5 साल पहले भी फरीदकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में बतौर लोकसभा मेंबर काम किया। जो ग्रांट्स मेरे को मिली थी वो मैंने पूरी की पूरी हर गाँव में और शहरों में पहुंचाने की कोशिश की है। और पार्लियामेंट में भी मैंने 129 क्वेश्चन किए हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड थे और 28 डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है और वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही रिलेटेड थे। तो क्योंकि देश में कांग्रेस को राज करते हुए बहुत देर हो गए, देश को आज़ाद हुए 68 साल हो गए हैं और सबसे बड़ा जो राज किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बेशक हम स्टेट्स की बात ले लें, बेशक हम सेंटर की बात ले लें, तो इसलिए जितना देश को तरक्की करनी चाहिए थी वो अभी हुई नहीं। तो जो बात आपने की है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की क्या अपेक्षा है, क्या आस है, क्या उम्मीद है, मैंने पहले भी कोशिश की है 5 साल में कि जो लोगों की आस है उसको पूरा उतरा जाए। पर अफसोस की बात ये हुई कि मैं 10 साल लोकसभा की मेंबर रही, पहले बठिंडा से, उसके बाद फरीदकोट से, और इन 10 साल में ही सेंटर में कांग्रेस का राज रहा। हम कोशिश करते रहे क्योंकि हम अपोजिशन में थे, इसलिए हम अपनी कोशिशों में इतने कामयाब नहीं हुए जितने हमें होना चाहिए था। क्योंकि जो लोग, जो वोटर हमें वोट डालते हैं वो आस तो बहुत करते हैं हमसे, पर अब तो हमें विश्वास है कि आने वाली सरकार एनडीए की सरकार होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों की आस है, उम्मीद है, उस पर हम खरे उतरेंगे। मैम, पिछले 10 सालों में जो महंगाई है, महंगाई ने आम वर्ग की कमर तोड़ के रख दी है। पेट्रोल के भाव 10 साल पहले 35 रुपए थे, अब 80 रुपए हो गए हैं। हम प्याज की बात करें, रोज़मर्रा की जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके भाव आसमान छू रहे हैं। तो इस हालात में लोगों को आप राहत पहुंचाने के लिए क्या योजना है आपकी? काजी जी, अगर बात करें हम इन 10 सालों की या पिछले सालों की, तो जब भी कांग्रेस का राज आया है या स्टेट्स में या सेंटर में, महंगाई और कांग्रेस का रिश्ता बहुत मजबूत है, तभी महंगाई बढ़ी है। आपने देखा पिछले समय में टमाटर 100 रुपए किलो थे, प्याज 100 रुपए किलो रही है। तो पेट्रोल की बात कर ले, गैस सिलेंडर की बात कर ले, कोई किसी चीज़ पे हम बात कर लें तो महंगाई हर तरफ बड़ी है। इससे लोगों की कमर टूट चुकी है। इसीलिए लोग अब चाहते हैं कि कांग्रेस को विदायगी दी जाए। नहीं, हम अगर बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब में भी वैट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। हम साथ के क्षेत्र की बात करें हरियाणा में, वहाँ पेट्रोल 7 रुपये सस्ता है और पंजाब में 7 रुपये महंगा है। ऐसा क्यों? देखो, हमारी जो सरकार श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी पंजाब में बड़ी कामयाबी से चल रही है और कोशिश कर रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट्स बढ़ रहे हैं तो पंजाब के जो हमारे उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल है, उनकी सोच बड़ी आगे है। तो इसलिए वो ऐसा ट्राई करते रहते हैं कि वैट को भी कम किया जाए, टैक्स कम किए जाए, लोगों को हर सहूलत भी दी जाए और लोगों का जो बोझ है वो कम किया जाए। ट्राई कर रहे हैं वो जी। अब हाँ, हम फरीदकोट हल्के की बात करें तो फरीदकोट में जो अजीत सिंह जी शान थे, जिनको साथ श्रोमणी अकाली दल ने कमिटमेंट करके उनको श्रोमणी अकाली दल की तरफ से फरीदकोट हल्के से टिकट देने का वादा किया था, अब वो आपका विरोध में खड़े हैं। तो ऐसे में आप मतलब उनसे कैसे निपटेंगे, उनको कैसे मनाएंगे? देखो, मेरा मानना है कि उनको विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी पार्टी छोड़ के पार्टी में आ गए हैं, अकाली दल में आ गए हैं, तो फिर
उनके असूल और उनका अनुशासन भी मानना चाहिए, क्योंकि टिकट देना पार्टी का फैसला होता है और पार्टी को बहुत से पक्ष देखने पड़ते हैं, फिर ही फैसला होता है कि कौन जीत सकता है। क्योंकि अब तो ये पार्टी का जो मेन एम है सेंटर में एनडीए की सरकार बनाना, तो एक एक पार्टी पे एक एक जो सीट है उस पर फोकस कर रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। वो पार्टी का फैसला उन्हें मानना चाहिए और मैं समझती हूँ कि वो ऐसे चलो जब फैसला होता है तो मन में होता ही है, रोष होता है, वो टेम्परेरी है, वो मान जाएंगे, ऐसी बात नहीं, वो समझदार हैं, कोई बात नहीं ऐसी। तो आप एक दलित वर्ग के रिप्रेजेंटेशन देती हो, क्या आप जो दलितों की आज दशा है, जो दलित महिलाओं की आज दशा है, आज़ादी के 68 साल बाद भी, क्या आप समझते हैं कि उनके जीवन का कुछ उत्थान हुआ है, उनका जीवन कोई एक स्तर पे पहुंचा है जहां वो खुद को अपने आप को स्थापित कर पाए? काची जी, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देश की जो बागडोर है, देश का राज है, वो एक ही परिवार के पास रहा है, गांधी परिवार और नेहरू परिवार। उनको पता ही नहीं कि गरीबी होती क्या है, वो जानते ही नहीं गरीबी, क्योंकि वो दिल्ली से और एसी कमरों में आते ही नहीं। इसीलिए तो जब भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तभी कोई ऐसा विवाद खड़ा हो जाता है। तो कांग्रेस ने सिर्फ गरीब लोगों से वोट बटोरने की नीति अपनाई है और गरीब का कुछ भी नहीं सवारा। अगर हम बात करें एजुकेशन की, क्योंकि जब तक हमारे लोग जो दलित लोग हैं, जब तक वो शिक्षित नहीं हो जाते तब तक उनको अपने राइट्स का भी नहीं पता चलता और रोज़गार भी नहीं मिल सकता। और कांग्रेस की क्या नीति रही है? कांग्रेस, क्योंकि वो जानते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और आप तो खुद जाते रहते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर वो पूरा नहीं करते, अच्छी शिक्षा नहीं देते, शिक्षा के जो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं देते। क्यों? वो जानते हैं कि अगर दलित लोग पढ़ गए, अगर दलित लोग जागरूक हो गए तो वो कभी भी हमें वोट नहीं देंगे। आपने देखा है कि जब जब भी कोई दलित लोगों के विकास के लिए या उनको कोई अच्छी नीति के लिए कोई अमेंडमेंट हुई है, पार्लियामेंट में होनी शुरू हुई है, तो आपने जो पिछले सेशन में ही देखा है कि कैसे जब अमेंडमेंट रख में करने के अमेंडमेंट हो रही थी और बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो कैसे उन लोगों ने, उनके खुद के जो लोकसभा के मेंबर हैं, उन्होंने बिल मिनिस्टर के हाथ से छीना और उसको फाड़ा। ये तो इंसल्ट है हमारे लोगों की। जब इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है कि उनके बिल लोकसभा सोनिया गांधी की प्रेजेंस में, प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में, राहुल गांधी की हाजिरी में, तो उनके बिल जैसे पाड़े गए और फेंके गए, तो इससे बड़ी हमारी इंसल्ट क्या हो सकती है? और कोई भी ऐसी नीति उन्होंने नहीं अपनाई जो हमारे लोगों का जो फ्यूचर है वो चेंज हो सके। तो क्या ये माने कि कांग्रेस पार्टी है जो दलितों का उत्थान कभी ना उसने चाहा और ना कभी चाह रही है? ये 200% मानना चाहिए हमें। हम मानते हैं इसको कि कांग्रेस ने कभी चाहा ही नहीं कि ये लोग जागरूक हो, ये लोग पढ़े, इनकी सेहत अच्छी हो। क्योंकि जब भी दलित लोग जागरूक हो गए, एजुकेटेड हो गए, तब उसके बाद वो कांग्रेस को कभी वोट डालेंगे नहीं, ये हमारा मानना है। तो कांग्रेस ने सिर्फ इनको एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है, कांग्रेस इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने शुरू से ही, जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से ही दलित लोगों को लारे लगाए हैं। कभी भी कोई उनको ठोस ऐसी नीति नहीं दी जिससे उसका उत्थान हो सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके। कभी भी ऐसी नीति नहीं अपनाई। तो कांग्रेस सरकार हमेशा, कांग्रेस पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने का इल्जाम लगाती है। ये कितना सही है? ये वो इल्जाम ही लगा सकती है, करती कुछ नहीं। क्योंकि हमारी पार्टी तो आप देखते हैं पंजाब में हर धर्म को, सरदार प्रकाश सिंह बादल और हमारी जो पार्टी है हर धर्म को मानती है, हर धर्म का सत्कार करती है।
तो मैं आपके चैनल के जरिए ये भी धन्यवाद करना चाहती हूँ पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल का और उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल का कि उन्होंने पंजाब में दलित लोगों की जो सार ली है, ऐसी नीतियाँ अपनाई है। जैसे हम एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि अब उन्होंने बनाया कि अगर कोई भी बच्चा जो गरीब है वो गवर्नमेंट स्कूल या एडेड स्कूल में पढ़ता है और 80% से ज़्यादा नंबर लेता है, 80% नंबर लेता है, तो उनको सरकार मुफ्त एजुकेशन देगी। और इसके लिए उन्होंने 5 बड़े शहरों में स्कूल, आदर्श स्कूल खोलने की तजवीज़ भी बनाती है। वो चल भी शुरू इस सेशन में शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ जो गरीब लोग हैं जो 80% नंबर लेंगे, उससे ऊपर 80 से नंबर लेंगे, उन लोगों की, उन बच्चों की जो एजुकेशन होगी वो मुफ्त होगी। सिर्फ माँ बाप का काम क्या होगा, उन्होंने अपने बच्चे उस स्कूल में छोड़ने हैं और उसके बाद जो भी होगा वो पंजाब सरकार करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे लोगों की तरफ से। सेंटर की कांग्रेस गवर्नमेंट दावा कर रही है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में मनरेगा स्कीम को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। गरीबों की जेब में वो पैसे डाल रहे हैं, गरीबों की जो हालत है उसमें सुधार आया है। कितना सहमत है आप इससे? आशीष जी, वो तो कहते हैं कि अगर कोई गरीब 26 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं हो सकता। अगर कोई गरीब 28 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं हो सकता। क्या आप इसको मान सकते हैं कि 26 रुपए कमाने वाले लोग अमीर हैं? क्या 5 रुपए में कोई पूरा पेट भर खाना खा सकता है? ये कांग्रेस का मानना है। कांग्रेस साथ में ये भी दावा आपने नरेगा की बात की है। मैं गांव में जाती हूँ, नरेगा वाले लोगों को मिलती रहती हूँ। एक तो पहले ये पॉलिसी बिल्कुल कांग्रेस साथ में ये भी दावा कर रही है कि जब बिल पास हुआ है तो उन्होंने कहा कि एक परिवार को, सिर्फ एक परिवार को 100 दिन रोजगार देना है। तो 100 दिन के बाद वो परिवार क्या करेगा? भूखा ही रहेगा ना। तो नहीं, अब तो 150 दिन कर 150 के बाद क्या करेगा? तो जितनी वो मेहनताना दे रहे हैं उससे क्या होगा? 80 रुपए किलो प्याज चल रहे हैं, 100 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं, गैस इतना बढ़ चुका है। हर चीज़ की अगर हम बात करें महंगाई इतनी बढ़ रही है, जो वो देते हैं गरीब को, तो उससे गरीब का क्या फ़ायदा होगा? समय पे ग्रांट आती, लोग काम कर लेते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ग्रांट नहीं देती, तो डीसी देखते रहते हैं कि कब ग्रांट आएगी, तो कब उसको जो काम किया गरीबों ने हम नरेगा का मुआवजा देंगे। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट ये भी दावा कर रही है कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे कानून लाके और लोकपाल कानून बना के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया। क्या कानून बनाने से गरीबी हट सकती है? कानून तो बहुत बने हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी बने हैं, जो गरीबों पे अत्याचार होते हैं उस पर भी कानून बने हैं। तो क्या कानून बनने से गरीबी हट जाएगी? जब तक उनकी जो नीयत में खोट है, जब तक वो उनकी नीयत साफ नहीं होती, वो दिल से नहीं चाहते कि हम गरीबी देश की दूर करना चाहते हैं, तब तक किसी गरीब का कोई समझ नहीं सकता। जी चलो आप हमारे साथ आए, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप फरीदकोट के लोगों की, जनता की ऐसे ही सेवा करते रहें। थैंक यू गाजी।